हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे पाठ जिसका नाम है ततारा वामीरो, जो कि हमारा हिंदी कोर्स बी में गद्य चैप्टर में 3rd नंबर का चैप्टर है। और इसका अगर टोटल किया जाए तो 10वें नंबर का जो चैप्टर है आज हम उसे पढ़ेंगे। कक्षा 10 में आप लोगों के लिए एक चैप्टर है ततारा वामीरो कथा। कहानी एक ऐसे युगल जोड़े की है जो अपने प्रेम प्रसंग में या अपने प्रेम की खातिर, या कहा जा सकता है कि लोक नीति और लोगों के कहे अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा जो प्रेम है वो अधूरा रह जाता है। और इसी कथा को दर्शाने वाला एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे और आपके कोर्स का एक और चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे। लीलाधर मंडलोई सर जो हैं, उनका जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले में हुआ। एक छोटे से गांव छिंदवाड़ा जिले का जिसका नाम है गुड़ी, वहां पर लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। मतलब प्रसारण के लिए और आगे की शिक्षा के लिए उनके लिए वहां पर बुलाया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लीलाधर मंडलोई जो है वो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से हैं। और मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जो छिंदवाड़ा है वहां का एक गुड़ी गांव है, वहां के रहने वाले हैं। और इनके जो बोली है वो उसी तरफ की बोले जाने वाली बोली है। और वहां पर थोड़ा सा जो छत्तीसगढ़ी प्रभाव है, कारण यह है क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी पढ़ाई है वो छत्तीसगढ़ में की है। और छत्तीसगढ़ रायपुर में इनकी पढ़ाई होने के कारण से उनकी थोड़ा सा कमांड जो भाषा पर है वो छत्तीसगढ़ भाषा का भी है, छत्तीसगढ़ी का भी है। और उन्होंने अपनी कहानियों में, हालांकि ये मूलतः कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन इनका एक जो गद्य है, एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा लिटरेचर है जिसके माध्यम से वो अपने आप में एक ख्याति प्रसिद्ध हो गए। उनका एक नाम बन गया। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर रहने वाली जनजातियों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, उनकी एक कहानी को दर्शाया। इसके कारण से वो और भी अधिक प्रचलन में आ गए। और इन सब के होने के कारण से यह एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। मतलब इन्होंने एक समाज के शास्त्र को पढ़ने वाले, मतलब समाज किस तरह से होता है, समाज में क्या व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं, क्या उनका खान पान होता है, किस तरह से वो घूमते हैं, किस तरह से वो जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, इन सारी बातों का जो लेखा जोखा है वो समाज शास्त्र में पढ़ता है। और समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले लीलाधर मंडलोई सर ने बहुत अच्छी वृत्तांत लिखे हुए हैं। उनका कवि मन भी वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की और प्रवृत्त करता है। मतलब जो कवि है, कौन? लीलाधर मंडलोई। इन कवि का जो मन है वो कविताएं तो लिखता ही है, बल्कि लोक कथाओं को लिखना, लोकगीत को लिखना, यात्राओं के वृत्तांत लिखना, डायरी लिखना, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन का मतलब है कि किन्हीं भी कवि या किन्हीं भी लेखक के द्वारा लिखे गए काव्य, वाक्य या गद्य के ऊपर आलोचना करना, टिप्पणी करना, कमेंट्स करना, ये सारी चीजें भी उनकी ओर प्रवृत्त होते हैं। वो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने रचना क्रम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। इस तरह से इनकी कृतियां हैं, इन्होंने लिखी हुई हैं। और इन कृतियाओं में
एक है ततारा वामीरो की कथा, जो कि बनी हुई है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की जनजातियों के ऊपर, कि वहां पर किस तरह की जनजाति, किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह से उनका बसेरा हुआ करता है, वो सारी बातें जो हैं वो यहां पर बताई गई हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप से घटित हुए हों जिस रूप से या जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। कहा जा सकता है कि जितनी भी कहानियां, जितने भी किस्से हम देखते हैं, सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमने सुना हो वही वैसा वहां पर हुआ हो सकता है उसमें थोड़ी सी भिन्नता हो, अलग दृष्टिकोण हो। इतना जरूर है कि इन किस्मों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। मतलब इतना जरूर होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं या हमें जो सुनाया जाता है, इतना जरूर होता है उसमें कि हमें उसमें कुछ शिक्षा सीखने को मिल जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। मतलब अंडमान निकोबार का जब इन्होंने एक सफर तय किया और सफर तय करने के बाद में वहां की जनजातियों को देखा, वहां की प्रथाओं को देखा, तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक गद्य लिखा जिसका नाम आज हम यहां पर पढ़ेंगे। और उसमें से बहुत सारे कहानी किस्से हैं जिनको वो बता सकते थे, बहुत को बताया भी है, लिखा भी है, लेकिन उनमें से एक किस्सा जो है वो इस तरह का भी है। प्रस्तुत पाठ जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। मतलब एक छोटा सा द्वीप जो अंडमान निकोबार में ही है उसी के ऊपर ही केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष का मतलब होता है कि लड़ाई, दूसरे के प्रति देखने का, जलन का, जो एक ईर्ष्या करने का भाव है वो उनमें सबसे ज्यादा आ चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल, युगल का मतलब होता है कि दो लोग यानी एक प्रेमी और एक प्रेमिका, उन एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। मतलब उसी युगल के बारे में ही यहाँ पर बताया है। और आगे कहते हैं कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाता है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज ने उनके सामने एक मिसाल कायम करने वाले एक इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा युगल जो अपने आत्म बलिदान के कारण से बाद में पहचानने लगा, उनकी श्रद्धा उन पर बढ़ी। क्योंकि इस विषय को हम समझेंगे कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी इसमें जो बताया गया है कि प्रेम या तो लोगों को जोड़ता है या लोगों से घृणा कराता है, दूरियां बना देता है। कुछ इसी तरह का वृत्तांत इस चैप्टर में बताया गया है कि एक युगल जो अपने प्रेम के कारण से अपना बलिदान दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस समाज की कुरीतियों के कारण। समाज में इस तरह की प्रथाएं जब होती हैं, उन प्रथाओं को देख करके उन युगल के लिए अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि आगे भविष्य में इस तरह का कार्य कोई दूसरा ना कर पाए कि प्रथा का नाम लेकर के और रीति का नाम लेकर के, रीति रिवाज का नाम लेकर के उन प्रेम करने वालों पर कोई आपत्ति आ सके। इसी बात को इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। कुछ भी शब्द अगर छूट जाए तो आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अपनी बुक अपने पास में रखना। चलते हैं आज के इस चैप्टर के नए पढ़ाव की तरफ। भारत में ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं को हम सभी समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी हुई कहानियां क्या होती हैं वो नहीं पहचान पाते हैं। वो
कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहानी को लिए हुए रहता है। ठीक वैसी ही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कहा है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, यानी अंडमान द्वीप समूह का जो लास्ट बिल्कुल बिल्कुल जो लास्ट हिस्सा है उसका नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट विलियर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, मतलब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 यानी कि 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है, मतलब पहले के समय में ये दोनों द्वीप जो हैं वो दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन इनका जो विभक्तीकरण हुआ है, ये जो अलग हुए हैं, इनके अलग होने का एक अलग ही कथा है, एक अलग कहानी है। और वो कहानी क्या है जो आज भी दोहराई जाती है, आज भी वहां पर उस कहानी के बारे में बताया जाता है और हम उसी कहानी को आज हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर बना हुआ है और दो प्रेम करने वाले जोड़ियों के ऊपर यह चैप्टर बना हुआ है, तो और अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि दो जो द्वीप समूह हैं, कौन कौन से, एक लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये लिटिल अंडमान क्या है, अंडमान द्वीप समूह का लास्ट हिस्सा है और उसी के साथ में ही वहीं पर निकोबार का एक कार निकोबार नाम से द्वीप समूह है। तो ये दोनों जो हैं आपस में जुड़े हुए थे। तब वहां एक सुंदर सा गांव था, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। ध्यान रखना, ततारा उस लड़के का नाम था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ततारा एक ऐसा नेक दिल इंसान था जो केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने गांव को ही नहीं बल्कि पूरे द्वीप समूह पर जितनी भी लोग वहां पर होते थे उन लोगों की सेवा करना उसका एक परम कर्तव्य बन गया था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, मतलब कि बहुत ज्यादा उसकी चर्चाएं थी। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित भी किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव का मतलब होता है कि उसका सेल्फ नेचर जो है वो बहुत अच्छा था, जिसके कारण से लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे और उसके करीब रहना पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पारंपरिक पोशाक का मतलब होता है कि उसकी जो ड्रेस कोड रहता वो एक ट्रेडिशनल रहता, धोती कुर्ता, और उसके साइड में कमर में ही एक तलवार लटकी रहती थी जो कि लकड़ी की तलवार थी। लोगों का मत था, लोगों का इस तरह मानना था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। मतलब लोगों का इस तरह का मानना था कि वह तलवार भले ही लकड़ी की क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक दैवीय शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्यमयी थी। विलक्षण रहस्यमयी मतलब कि उसकी तलवार जो है वो एक अलग ही तरह की रहस्यमयी तलवार थी जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था। एक दिन शाम के समय पर, अब यहां से थोड़ी सी कहानी जो है
मोड़ लेती है। अभी तक तो उसका सब कुछ सही चल रहा होता है, लोगों की मदद करता है, लोगों के साथ में घुलता मिलता, उठता बैठता, खाना खाना, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन वह शाम के समय दिन भर के अथक परिश्रम करने के बाद वह तातारा, अथक परिश्रम का मतलब होता है बिना थके मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। समुद्र के किनारे चला जाता है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज तले का मतलब होता है कि धरती पर आने ही वाला था, यानी धरती के नीचे, यानी कि कहा जा सकता है कि सूरज ढलने वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें का मतलब होता है हवा। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सनही सनही मतलब कि धीरे धीरे क्षीण होने को थी। मतलब जो शाम के समय पक्षी चहचहा रहे थे, उन पक्षियों का आवाज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। मतलब कि पक्षी भी अपने घोंसलों में जाने लगे थे। उसका मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्री वालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। मतलब यह है कि वह वहां समुद्र के किनारे पर जाकर के बैठ जाता है और समुद्र में जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो उसके कारण से समुद्र में रंग बिरंगी क्या है, लहरें आ जाती हैं और उनको निहारने लगा, मतलब कि देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। मतलब जहां वो बैठा हुआ था उसके पास से ही थोड़ा सा एक अच्छी मीठी सी आवाज में एक अच्छा सा गीत उसे सुनाई देने लगा। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। मतलब गायन का मतलब होता है कि सिंगिंग, जो गा रहा था उसकी इतनी अच्छी सिंगिंग थी, इतने अच्छे तरीके से वो गा रहा था कि तातारा सुध बुध खोता हुआ उस गाने में मग्न हो गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा का मतलब होता है कि आलस्य को उसने भंग कर दिया। किसने? एक लहर ऐसी आई, क्योंकि वो समुद्र के किनारे था और समुद्र के किनारे होने के कारण से समुद्र की एक लहर इस तरह से उसके ऊपर आई कि उसका जो एक मन था वो भंग हो गया, आलस्य उसका दूर हो गया। चैतन्य होते ही, तंद्रा भंग होना मतलब वो जिस अवस्था में था, सुध बुध में खोया हुआ था, वो होश में आया और होश में आने के बाद चैतन्य होते ही, होश में आने के साथ वह उधर बढ़ने को बेबस हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। मतलब अभी भी वहां से गीत के स्वर आ रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल का मतलब होता है बिना कुछ देखे, बिना कुछ अपने शरीर पर ध्यान दिए, कहीं पेड़ों से टकरा रहा, कहीं पत्थरों से टकरा रहा, तो विकल बेबस सा होता हुआ, भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ता गया। अंततः लास्ट में उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। कि यहां ये बताना चाह रहे हैं कि जब वह वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि एक युवती, एक लड़की वहां एक गीत गा रही है, और वो किस तरह गीत गा रही है उसकी अवस्था यहां पर बताई है कि शाम के सौंदर्य में बेसुध, यानी वो लड़की भी बेसुध है, उसको भी कोई सुध नहीं है, और वो एक टक समुद्र की ओर देह में डूबते हुए, समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते, आकर्षक रंगों को देखते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार का गीत था। श्रृंगार का गीत मतलब कि एक रोमांटिक सॉन्ग था जिसे वो गा रही थी, और वह एक लोकगीत जो वहां पर प्रचलन में था। उसे ज्ञात ही नहीं है हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा था। मतलब उस लड़की को अभी भी ये पता नहीं था कि वो एक लड़का उसे बेधड़क होकर के देखे जा रहा है, और एकाएक
एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगा गई, मतलब एक ऐसी ऊंची लहर समुद्र से आई जो उसको पूरा गीला करके चली गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी, जो इस तरह थी जैसे ही वह लहर उसके ऊपर आई, उसके गाना भूल गई। गाना भूलने के बाद में जैसे ही वो कुछ सामान्य सी हो पाती कि उसके पहले ही उसके कान में एक आवाज आई कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। तातारा ने विनम्रता पूर्वक इस तरह पूछा कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या हो गया कि तुमने अचानक गाना छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। ध्यान से समझना, दो शब्द इसमें क्लिष्ट हैं। सबसे पहले तो अपने सामने एक सुंदर से युवक को देख करके वह विस्मित हो गई। विस्मित होने का मतलब हो चकित हो जाना। क्या हो जाना? चकित हो गई। इसके बाद उसके भीतर, यानी किसके भीतर? उस लड़की के अंदर एक कोमल भावना। कोमल भावना का मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर मुलायम, यानी अंदर ही अंदर मतलब क्या कह सकते हैं, मृदु भाव से हो गई और उसके अंदर एक कोमलता आई। जिस तरह मतलब बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसा मिलन या ऐसे लड़के से मिलना होता है लड़की का जिस समय वो ना चाहते हुए भी उसको नहीं डांट पाती है, एक इस तरह का रूप उसका हो गया था। और अपने को संयत करके मतलब कंट्रोल करना, यानी नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना, यानी नियंत्रण में करके उसने बेरुखी से, बेरुखी का मतलब होता है बिना ढंग के जवाब दिया। और जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। असंगत यानी जो कभी ठीक था ही नहीं। हालांकि यह प्रश्न ठीक था, उसे अच्छा भी लगा, लेकिन लोक लज्जा के कारण से उसने दिखाने के लिए इस तरह से कहा कि इस तरह का प्रश्न तुमने क्यों किया, इसका कारण क्या है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। मतलब वहां पर एक ऐसी रूढ़ी या इस तरह से एक रीति रिवाज था कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के को कोई भी जवाब नहीं दे सकती, उससे बात नहीं कर सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा तो समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में कहानी किस मोड़ पर जाने वाली है। अभी तक हमने ये समझा कि एक लड़का और लड़की का मिलन होता है, मिलना होता है, बेरुखी से बातें होती हैं, लेकिन वहां लास्ट में पता चलता है कि इस तरह दूसरे गांव का लड़का किसी अनजान लड़की से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तातारा मानो सुधबुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा? युवती ने कहा। अभी भी वो तातारा सुध-बुध खोए हुए है और सुध-बुध खो करके अभी भी वो यही कहता है, प्रश्न दोहरा रहा है कि अभी तक तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। तुम बहुत अच्छा गा रही थी, तुम्हारा कंठ बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद लड़की ने बोला कि मेरे प्रश्न का उत्तर यह नहीं हुआ। फिर सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ध्यान रखना, लड़की लपाती गांव की थी। कहां की थी? लपाती, जो कि वहीं अंडमान निकोबार के पास में ही था। तो एक लपाती गांव की लड़की थी और वह कहती है कि उसे कभी पहले लपाती में नहीं देखा। तातारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित का मतलब होता है आकर्षक होना, उसके प्रति अट्रैक्ट होना। और अभी भी तातारा अट्रैक्ट था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला गई, यानी थोड़ा सा गुस्से में आई। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः यानी लास्ट में उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः
लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। विरोध करना मतलब उसने फिर से एक बार बिल्कुल कड़क यानी कठोर हृदय के साथ में प्रश्न किया कि तुम हो कौन, कहां के हो। इस तरह से उसने थोड़ा और गुस्से में बोला। और अब वह लड़की बोलती है कि ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग आलाप कर रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। लड़के के लिए थोड़ा सा होश आया जब वो पीछे मुड़ी जाने के लिए गुस्से में, तो लड़का उसके सामने आकर के और उससे विनय पूर्वक गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, तो मैं देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। लुप्त होने का मतलब है कि उसका होश जो है वो खो गया, मतलब वो नहीं पहचान। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तातारा ने व्यवस्था में, व्यवस्था यानी कि तातारा ने विवश हो करके, मतलब एक कह सकते हैं कि उसके प्रेम में पढ़ करके मानो ऐसा लग रहा हो कि उसे प्रेम हो चुका हो और प्रेम के कारण से व्यवस्था बस आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। जैसे ही वह वहां से दौड़ती हुई जा रही थी, वहां से उसको छोड़ करके भागने ही वाली थी, तो दौड़ते दौड़ते उसने एक आवाज दी, वामीरो, वामीरो, वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहां, तातारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना का मतलब होता है कुछ मांगना, ऐसा मानो ऐसा लग रहा हो कि वो उससे कह रही हो कि कल आओगे क्या, इस तरह से यहां पर बताया गया। नहीं, लड़की क्या बोलती? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, उसके कानों में आवाज आ रही थी। किसकी? तातारा की आ रही थी। और वो कैसे भागी अपने गांव की तरफ? अन्य मनस्कता पूर्वक। वामीरो, अन्य मनस्कता पूर्वक का मतलब होता है कि बिना मन के, उसका मन नहीं था भाग करके जाने का, उससे दूर होने का, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए, कि लोग लज्जा के लिए, कि गांव वाले क्या सोचेंगे, गांव में किस तरह का नाम हो जाएगा, ये सिर्फ सोचने का नजरिया होता है। गांव का नियम अलग हुआ करता था पहले, इस कारण से उन्होंने इस वाक्य को यहीं पर छोड़ दिया और अन्य मन से वो वहां से भाग गई। वामीरो, मेरा नाम तातारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट का मतलब होता है, बाट का मतलब होता है कि राह देखना, इंतजार करना। बाट का मतलब इंतजार करना। जोहूंगा यानी करना, मतलब बाट जोहूंगा यानी इंतजार करूंगा। कौन बोल रहा है? तातारा बोला। किससे? वामीरो से। जरूर आना, क्या कहती है? जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा, वो पीछे से देख रहा है और वो भाग गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। यानी वामीरो जब वहां से भाग करके आई तो उसने झटाक से अपना दरवाजा बंद किया और रूम में जाते ही वह अपने मन को किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगी। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी।
किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध है, अतएव इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे ही वामीरो अपने घर पर गई, दरवाजा बंद कर लिया, अपने मन को दूसरी तरफ लगाने लगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उसके बार बार तातारा की याचना भरा जो चेहरा था उसके दिमाग में आने लगा। हालांकि उस लड़की ने भी तातारा के बारे में बहुत सुन रखा था कि बहुत साहसी है, बलिष्ठ है, बहुत ताकतवर है, और बहुत अच्छी कहानियां उसके बारे में सुन रखी थी। लेकिन जिस समय उससे रूबरू हुई, उसके सामने जब वो आई, उस समय उसका जो एक वृत्तांत था, जो एक उसका नजरिया था, वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उस समय वो एक प्रेम के रंग में रंगा हुआ लड़का था। इसलिए उसका जो साहसीपना था वो उससे बिल्कुल भी भिन्न था, अलग था, और वह एक सभ्य सा लड़का दिखाई दे रहा था, बलिष्ठ था, और इसके साथ शांत भी रहने वाला लड़का उसे समझ में आया। और उसका व्यक्तित्व कदाचित यानी कुछ वैसा ही था जैसा लड़की ने पहले ही सोच रखा था कि इस तरह के लड़के से उसे विवाह करना है, लेकिन विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां बताया गया कि एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध बिल्कुल भी जायज नहीं था, परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए वो एक दूसरे को भूल जाना ही ठीक समझ रहे थे, श्रेयस्कर यानी कि ठीक समझ रहे थे। अतएव का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है? इसलिए, अतएव इसलिए उसने उसे भूल जाना ही ठीक समझा, लेकिन यह असंभव जान पड़ा। लेकिन वो एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहे थे? भूल नहीं पा रहे थे। तातारा भी बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। निर्निमेष याचक की, निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। वामीरो को उसका चेहरा इस तरह से दिखाई दे रहा था कि वो बिना पलक झपकाए केवल एक ही आस लगाए था कि वामीरो वहां पर दोबारा जाएगी। एक याचना भरा चेहरा उसके समकक्ष दिखाई देने लग गया था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। उबाऊ का मतलब होता है कि बिना किसी मन के, बिल्कुल उबासियों से भरा हुआ दिन गुजरने लगा, बिना किसी मन के। मतलब बोल सकते हैं कि भाई उसमें ना तो कोई काम हो ना कुछ भी, एक बिना मन का सा एक दिन निकलने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, मतलब वो दिन उनको ऐसा लगाना था कि बिल्कुल निकल जाए, ये बोले टालम टोली करना, मतलब निकल जाए। उन्हें क्या प्रतीक्षा थी? शाम के होने की प्रतीक्षा थी। तातारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की ओर समुद्री चट्टान पर पहुंच गए। यानी तातारा पहले ही, यानी दिन ढलने के कुछ समय पहले ही लपाती गांव जहां पर वामीरो रहती थी, वहां उस गांव के समुद्र की चट्टान पर जाकर के बैठ गया। वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। वहां एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। यानी जब वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसे एक एक पल जो है बहुत पहाड़ की तरह लग रहे थे कि एक एक सेकंड जो है वो किस तरह बड़े बड़े दिन में निकल रहे हो। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो नहीं आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब वह लपाती गांव के रास्ते को इस तरह से देख रहा था कि मानो वहां से उसका आने वाला एक ऐसा भविष्य है जो उसे उजेले में ला देगा इस ढलती हुई शाम में भी। जैसे ही वह लपाती गांव के रास्ते को देखता है, कोई नहीं दिखाई देता है, तो कहीं से उसे एक नारियल के पेड़, नारियल के वृक्ष के पीछे, झुरमुटों के पीछे, झुरमुट मतलब कि कह सकते हैं कि झाड़ियों के पीछे
एक आकृति सी दिखाई पड़ती है, वो थोड़ा सा और गौर से देखता है तो थोड़ा और करते हुए जैसे ही वो देखता है कुछ और साफ होता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वामिरो सचमुच में वहां थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती थी। मतलब अगर कोई लड़की किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है और इस तरह से मिलने के लिए जाए जहां पर समाज विरोध करती है तो वहां पर वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है, यानी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ आने में बिल्कुल धीरे धीरे से वहां पर आती है और चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखती है। बीच बीच में इधर उधर उसकी दृष्टि दौड़ाना भी वो नहीं भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। शब्दहीन का मतलब होता है कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, वो भी चुप थी, ये भी चुप रहे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। मतलब दोनों इस तरह से एक दूसरे में खो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि संध्या का समय जो है वो ढल गया है, शाम हो पूरी हो चुकी है, रात आने वाली थी, पूरा दिन हो चुका था, अंधेरा बढ़ने लग गया था। और अचानक वामिरो को थोड़ा सा क्या होता है, सचेत अवस्था आती, थोड़ा सा होश आता है और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। यानी तातारा को अभी भी नहीं पता था, वो अपने आप में ये भी नहीं सोच पा रहा था कि वामिरो सचमुच वहां आई थी या नहीं। वो शब्दहीन बिना कुछ बोले अचेत निश्चल सा खड़ा हुआ था, उसे कुछ भी नहीं पता था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत का मतलब होता है कि जिस तरह से मूर्ति होती ना, पत्थर की एक मूर्ति रख दी जाए, स्टैच्यू रख दिया जाए, तो स्टैच्यू की तरह निर्निमेष एक दूसरे को ताकते रहते। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। क्या होता है? बिना पलक झपकाए, या हम इसका दूसरा नाम देख सकते हैं अपलक। तो अपलक का मतलब एक टक हो करके उसको देखना। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। मतलब एक भीतर उनके समर्पण था, एक दूसरे के प्रति जो एक उनका आत्मीय भाव था, बस वही उन दोनों के अंदर था, अनवरत था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। यानी कहा जा सकता है, और आज के समय में भी अगर हम इसको देखें तो इस नजरिए में और पुराने नजरिए में कोई अंतर नहीं रह गया कि कुछ लोगों के माध्यम से एक बात किस तरह से हवा की तरह फैल जाती है। ठीक वैसे ही हुआ कि कुछ लपाती के युवक, कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने ऐसे इस मूक प्रेम को, जो ना तो कभी किसी ने एक दूसरे को बोला, ना किसी ने एक दूसरे से कोई याचना की, लेकिन फिर भी वह प्रेम हवा की तरह सभी तक पहुंच गया। वामिरो लपाती ग्राम की थी और तातारा पासा का। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है, वामिरो के गांव का नाम लपाती और तातारा के गांव का नाम पासा। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और तातारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे, दोनों अपने प्रेम के लिए डटे रहे। बेनियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं, और यही होता है आज के समय में भी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व भी मनाया गया। मतलब ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में कुछ एक नए नए पर्वों का प्रचलन चलता है, तो उन प्रचलन में एक पर्व मनाया गया। कहां पर? उस पासा गांव में जो तातारा का गांव था। तातारा के गांव में एक पशु पर्व मनाया गया, और पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। यानी पशुओं से लोग लड़ते हैं वहां पर। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है।
शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू होने लगे। तातारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? क्यों? उसका कारण था उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। मतलब उसका मन उस त्योहार को मनाने में नहीं था, उस पर्व को मनाने में नहीं था, बल्कि उसकी आंखें जो हैं वो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी, वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के पीछे, पेड़ के पीछे जैसे कोई झांकता हुआ उसे दिखाई दिया। उसको थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की कोशिश की। वह वामीरो थी जो भयवश यानी डर के कारण से सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी। तरल का मतलब होता है कि उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी था, जिसके कारण से नमी उसकी आंखों में थी। होंठ कांप रहे थे। तातारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तातारा विह्वल हुआ मतलब कि वो असमंजस में आ गया कि वो भी क्या कर सकता है। वो भी रोने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तातारा किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति, ना तो वो कुछ कर सकता है ना कुछ समझा सकता है। एक निश्चल निडर स्टैच्यू की तरह हो गया था, कुछ नहीं करने वाला। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब कुछ भी ना कर सकने वाला। वामीरों ने या वामीरों के रुदन स्वर यानी कि रोने के स्वर को, रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पर पहुंची और दोनों को देखकर वो आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की मां क्रोध में उफन उठी। उसने तातारा को तरह तरह के से अपमानित भी किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। कहने का मतलब यह है, ध्यान रखना बच्चों, हम जिनके लिए अच्छे होते हैं, लोगों के कहने पर उन्हीं के द्वारा भी हम बुरे बन जाते हैं। तातारा ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन उसी के गांव वाले सिर्फ एक कार्य के लिए उसके लिए भी विरोध में आवाज उठाने लगे और तातारा को यह सब भी असहनीय लगा। असहनीय का मतलब होता है कि उसे ये भी सहन नहीं हुआ। इसके बाद वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच का मतलब दुख। कहने का मतलब यह है कि जहां पर उसे इतना, मतलब ये कह सकते हैं कि उसे इतना दुख इस बात का था कि विवाह नहीं हो सकता है, वहीं उसको इस तरह का भी दुख था कि वो एक असहाय के रूप में था, उसके साथ अभी भी कोई नहीं खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर बताई गई हैं। इसके साथ में वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास, यानी अनायास का मतलब होता है कि बिना किसी काम के, अनायास ऐसे ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर, यानी जहां वो तलवार लगी हुई थी, उस तलवार को पकड़ने का जो हिस्सा था, उस तलवार के पकड़ने के हिस्से को उसने पकड़ा और मूठ पर टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। यानी थोड़े से समय में, यानी कहा जा सकता है कि क्रोध के आवेश में उसने जैसे ही तलवार निकाली और कुछ विचार कर रहा था, यानी कुछ भी विचार करता, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। मतलब कहने का यह है कि वो कुछ विचार करता कि उसके पहले ही उसका जो क्रोध है वो बढ़ने लगा। लोग सहम उठे का मतलब उसका क्रोध देख करके लोग डर गए और एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह नहीं सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने
शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। मतलब कहा जा सकता है कि किसी को अगर ज्यादा क्रोध आ जाए और क्रोध को दूर करना है तो कुछ तो उसे करना पड़ेगा, तो उसने तलवार निकाल करके, और इतने क्रोध को दूर करने के लिए सब में सन्नाटा हो गया था कि भाई अब तो ये कुछ ना कुछ करेगा ही, तो सब डर के कारण से दूर हो गए और उसे अपना गुस्सा शांत करना था तातारा के लिए, तो उसने तलवार उठाई और नीचे जमीन पर घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। और जैसे ही नीचे लगाया तो उसको क्या करने लगा, खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबरा गए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँप रहा था, मतलब इतना डरा, असहनीय हाँप रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी थी। मतलब उस तलवार से, एक लकड़ी की तलवार से जहां जहां वो लकीर बनती गई वहां एक दरार सी आने लगी, मानो धरती दो दो टुकड़े में बटने लगी हो। एक गड़बड़ाहट सी गूंजने लगी, एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी जैसे ही धरती अलग हुई। तो आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो गड़गड़ाहट सी होती है। जब आप लोग मूवी देखते हैं तो अगर कोई ऐसा काम उसमें हो जाए जिसमें धरती फट रही हो तो एक आवाज आती है, तो वैसी ही आवाज वहां पर आई और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तातारा तातारा तातारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। गड़गड़ाहट का मतलब जो आवाज धरती के फटने पर आ रही थी, तो वामीरो जो आवाज लगा रही थी वो उसका आवाज उसी स्वर में समाहित हो गया, ध्वस्त हो गया, लेकिन उसकी आवाज तातारा तक नहीं पहुंची। वो एक किनारे पर, और तातारा खींचते हुए किनारे पर पहुंच गया। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, मतलब इस तरफ अगर लोग थे, सभी थे, तो वो दूसरी तरफ था, और दूसरी तरफ केवल वो एक इंसान जिसने पूरी धरती को दो भागों में विभक्त कर दिया था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ, चाकना का मतलब अलग करता हुआ, जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तातारा था, दूसरी तरफ वामीरो। तातारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। मतलब जिस तरफ वो था उसका जो छोटा सा द्वीप है वो समुद्र की तरफ जाकर के धंसने लगा। वह झटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पकड़ गई। जैसे ही उसने वहां से कूद करके और इस तरफ आया तो उसकी जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई थी। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरह फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी तातारा तातारा करते हुए पुकार रही थी। तातारा लहू लुहान हो चुका था। तातारा कैसा था? लहू लुहान। लहू लुहान का मतलब होता है खून में नहाया हुआ, मतलब खूना खच, यानी कह सकते हैं कि वो खून में ही लिप्त था, उसके ऊपर इतना खून लगा हुआ था। वह अचेत होने लगा, वह मतलब बेहोश सा होने लगा, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ, जो किसी दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तातारा कहां पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तातारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह बिलग हो गई, मतलब दूर हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वह डूब करके दूसरे किनारे पर जाकर के, और जिस भी द्वीप से वो द्वीप टकराया होगा वहां पर उसकी मृत्यु हो गई होगी। स्वाभाविक सी बात, इतना बड़ा समुद्र है, कहीं ना कहीं तो उसकी मृत्यु हो ही गई होगी। इसलिए वो वहीं वापस से आती, बिलग हो चुकी थी, कोई उसे सुराग नहीं मिला। आज ना तातारा है ना वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, यानी मानना है कि
तातारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 यानी कि 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी प्रथा को बंद करना है तो उस प्रथा को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य करना ही पड़ता है, जिससे कि किसी ना किसी को अपना एक आत्म बलिदान देना पड़े। उन आत्म बलिदानियों में नाम था तातारा का, जिसने अपने प्रेम का ही नहीं बल्कि अपने आप का भी बलिदान दे दिया था। तो यहां पर आज भी मतलब जिस तरह से कहा जा सकता है कि आपसी एक दूसरे गांव में विवाह होना निश्चित हो गया था। तातारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। मतलब कहा जा सकता है कि उन दोनों की जो मृत्यु हुई है, शायद हो सकता है कि दोनों गांवों के बीच के संबंध को सही बनाने के लिए भी हो सकती है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने 2 चीजें बहुत अच्छे से समझी कि या तो हम प्रथावाद में पढ़े रहें या फिर उस प्रथा को तोड़ना है तो हमें आगे अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात और है कि अगर हम किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं और कार्य में अगर हमें बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान दे देना चाहिए, ताकि आज हमें भले ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम आए। क्योंकि इस चैप्टर में यही बताया गया कि तातारा वामीरों ने जो बलिदान दिया वो केवल खुद के लिए नहीं था, वो खुद के साथ साथ में लोगों के लिए भी प्रभावित करके गया कि आज भी उस नगर में, उस द्वीप समुद्र पर भी लोग एक दूसरे गांव में भी शादियां करने को तैयार हो गए। नहीं तो ये प्रथा कब से चली आ रही थी और कब तक चलती ये पता नहीं, लेकिन उनके बलिदान के कारण से आज भी वहां विवाह संबंध स्वीकार होने लगे। चलते हैं एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर की तरफ। आपकी ही किताब में देखिएगा लिखित प्रश्नों के लिए हम पहले देखते हैं। प्रश्न है कि तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। उत्तर है तातारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उसकी तलवार भले ही साधारण लकड़ी की हो, लेकिन तलवार में अद्भुत विलक्षण और दैवीय शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। ये उत्तर आपका हो जाना चाहिए, कॉपी में लिख लेना। दूसरा प्रश्न है कि वामीरों ने तातारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। जब तातारा पहली बार उससे मिला तो उसको बेरुखी से क्या जवाब दिया। तो वामीरों ने तातारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह कौन है, उसे क्यों घूर रहा है और वह उसके इस तरह असंगत प्रश्नों के उत्तर क्यों दे। मतलब क्यों उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। वह अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और यह बात वह भी जानता है। कौन जानता है? तातारा जानता है। तीसरा प्रश्न है कि तातारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। बहुत सही प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल याद रखना। इसके बड़े रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तातारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार की सदियों से चल रही रूढ़िवादी परंपरा में परिवर्तन आया। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात गांव वाले दूसरे गांव वालों से भी वैवाहिक संबंधों में स्थापित करने लगे। मतलब दूसरे गांव में भी विवाह स्थापित करने लगे थे। चौथा प्रश्न है कि निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे। सिंपल सा है, आप लोग इसके बारे में एक और प्रश्न याद रखना। तातारा के व्यक्तित्व के बारे में लिखें, पाठ के आधार पर उसका व्यक्तित्व कैसा था। एक नायक की तरह था, इसलिए यही प्रश्न आपके बन सकता है कि तातारा एक नेक मददगार युवक था। वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अपने नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना चाहता था। जहां वह कहीं भी मुसीबत आती वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था। उसके इन्हीं मानवीय गुणों के कारण से निकोबार के लोग तातारा को पसंद करते थे। मानवीय गुण का मतलब होता है कि उसकी जो इंसानियत है, जो उसके मानव के गुण हैं, उसको देख करके निकोबार के लोग जो हैं उसको सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है
कि पहले यह दोनों द्वीप एक ही थे, जो तातारा वामीरो की असफल प्रेम की त्रासदी के फलस्वरूप दो अलग अलग द्वीपों में बदल गए थे। यह प्रश्न भी आप लोगों को आ सकता है। प्रश्न ये रहेगा कि दोनों द्वीप अलग अलग कैसे हुए, उसकी कहानी क्या है। आप अपने शब्दों में कहें तो आपको अपने शब्दों में कहना है, लेकिन बस याद रखना 4-5 नाम, जिनका नाम आप लोग, जैसे कि तातारा का नाम याद रखना, तातारा के गांव का नाम याद रखना, और वामीरो का नाम याद रखे, वामीरो के गांव का नाम याद रखना, और जैसे कि उसकी तलवार के बारे में, जैसे कि उसके चरित्र के बारे में आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये प्रश्न और बड़े रूप में भी आ जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहां गया, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसको आप अपने प्रश्न अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि तातारा जो है खूब परिश्रम करने के बाद, हारा थका होने के बाद में जब वहां पर वो गया, समुद्र के चट्टान पर किनारे पर बैठा, तो वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की प्रकृति कैसी थी उसके बारे में बताना है। तातारा दिन भर के अथक परिश्रम करने के बाद समुद्र किनारे टहलने गया। उस समय सूरज डूबने के समय हो रहा था, समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थीं, पक्षियों के घोंसलों में लौटने का समय भी हो चला था, इसलिए उनकी आवाजें धीरे धीरे कम हो गई थीं। सूरज की अंतिम किरणें समुद्र पर प्रतिबिंब अंकित कर रही थीं। इस प्रकार समस्त प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक था। सभी प्रकार का जो वहां का वातावरण है वो अत्यंत मनमोहक था। इसके बाद में वामीरो से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। वामीरो के मिलने के पश्चात तातारा हर समय वामीरो के ही ख्याल में ही खोया रहता था। उसके लिए वामीरो के बिना एक पल भी गुजारना कठिन हो गया था, क्योंकि वो उसके सिवाय अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह शाम होते ही या शाम होने से पहले ही लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर जा बैठता जहां वह वामीरो से आने की प्रतीक्षा किया करता था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वामीरो को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ये आप लोग इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। ध्यान रखना, आपको प्रश्न में बन सकता है, आज के समय को भी लेकर के भी इसमें प्रश्न बन सकता है और पहले के समय में भी बन सकता है। जैसा कि इसमें पशु पर्व के बारे में बताया गया है, तो आज के समय में भी हम सभी मनोरंजन के लिए किन किन प्रतियोगिताओं को कर सकते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर पूछा गया कि पहले के समय में लोग किस तरह मनोरंजन किया करते थे, क्या क्या आयोजन करते थे। तो उत्तर मिलेगा कि मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले, पशु पर्व, कुश्ती, गीत संगीत आदि अनेक प्रकार के आयोजन किया करते थे। पशु पर्व में हृष्टपुष्ट पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था, तो पुरुषों को उनकी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पशुओं से भिड़ाया जाता था। मतलब पशु और युवा जो हैं वहां पर भिड़ते थे, कौन जीतता है, पशु अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए। इस तरह के आयोजकों में सभी गांव वाले भाग लेते थे और इस तरह वो अपना गीत संगीत के साथ भोजन आदि करने की व्यवस्था भी वहां पर होती थी और वह अपना मनोरंजन इन्हीं 2-4 कार्यक्रमों के कारण से कर लेते थे, 2-4 आयोजनों के कारण कर लेते थे। रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं या रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों, स्पष्ट कीजिए। बात को समझना पहले कि अगर रूढ़ियां यानी प्रथाएं जो हैं, लोक अपवाद जो है, अगर वो बंधन बन जाए, बांधे किसी को, तो उनका टूट जाना ही ठीक है। इस बात को हम कहां तक सही मानते हैं, कहां तक गलत मानते हैं, आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। लेकिन इसका उत्तर जो है यहां पर मैंने लिखा कि रूढ़ियां जब तक हमारी संस्कृति या सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं तब तक वे सही है। मतलब अगर कहा जाए कि अगर रूढ़ियां, प्रथा या कोई भी प्रथा है, कोई भी परंपरा है, अगर वो हमारी सांस्कृतिकता को साबित करती है, सांस्कृतिक संपत्ति को अच्छा बनाए रखती है, तब तक तो वो क्या है, सही है।
लेकिन जब वे रूढ़ियां बंधन बन जाएं और बोझ बनने को तैयार हो जाएं, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि तभी हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बंधनों में जकड़कर व्यक्ति और समाज का विकास, सुख, आनंद, अभिव्यक्ति आदि रुक जाती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ना होगा, तोड़ना ही होगा। क्यों तोड़ना होगा? क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो लोग बाग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद में, जब कोई राह नहीं सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यहां पर उत्तर आएगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब तातारा को गांव वालों और वामीरों की मां की ने अपमानित किया तो वह असहनीय क्रोध से भर उठा। वामीरों का रुदन उसके दुख को और बढ़ा रहा था। वह अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती में अपनी तलवार घोंप दी और ताकत लगाकर उसे खींचने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप धरती 2 टुकड़ों में बट गई। और उन्हीं 2 टुकड़ों में बटने के कारण यहां पर बताया गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से, अब ध्यान से सुनना, इसमें आप लोग 2 प्रश्न और बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसी तरह से कोई और भी प्रश्न आ जाए कि भाई धरती का समन होना या उसको अपने गुस्सा शांत करने का और क्या क्या तरीके आ सकते थे, आपसे भी पूछा जा सकता है कि तातारा के लिए गुस्सा शांत करने के लिए धरती पर इस तरह लकड़ी का घोंपना सही था या नहीं था, और आप उस पर क्या अभिव्यक्त कर सकते थे, क्या बता सकते थे। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर यहां बनेगा, इस पंक्ति के जरिए तातारा के मन की उधेड़ बुन को दर्शाया गया है। वामीरों से मिलने की प्रतीक्षा में वह बेचैन रहता था। उसकी प्रतीक्षा आशा और निराशा के बीच झूलती रही थी। तातारा उम्मीद की हल्की सी किरण के सहारे ही जी रहा था। कहने का मतलब यह है कि तातारा केवल एक सहारा था उसके पास वामीरों से मिलने, वामीरों से बात करने का, जो वो नहीं कर पा रहा था। तातारा वामीरों कहां की कथा है, ये प्रश्न आप लोग अब देखिएगा कि आपको कहां पर आपके बुक में है। तो आपके बुक में देखें, मौखिक वाले प्रश्न जो हैं, उन मौखिक वाले प्रश्नों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं, लिखने नहीं है, बताने हैं। आप जो लिखते हैं वो बहुत अच्छी बात है, इनसे और नए प्रश्न भी आपको बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तातारा वामीरों कहां की कथा है? तो तातारा वामीरों एक लोक कथा है। यह देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के रूप में जाने जाते हैं। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों एक थे, लेकिन अब बाद में इस कथा के कारण 2 या और भी बन गए। वामीरों अपना गाना क्यों भूल गई? वामीरों सागर के किनारे गा रही थी, अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। तीसरा प्रश्न है इसमें, मतलब मौखिक प्रश्नों में तीसरा है और टोटल प्रश्नों में 14वें नंबर का प्रश्न है कि तातारा ने वामीरों से क्या याचना की, क्या मांगा वामीरों से? तातारा ने वामीरों के रूप और मधुर आवाज से सम्मोहित हो गया था और गांव की रीति की परवाह किए बिना उसने अगले दिन फिर लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की। केवल उसने ये मांगा था कि वो कल वहां पर वापस आए, बस। तातारा और वामीरों के गांव की क्या रीति थी? बहुत सरल सा उत्तर है कि एक दूसरे के गांव में उनका विवाह नहीं हो सकता। तातारा और वामीरों के गांव की रीति थी कि विवाह के लिए लड़का लड़की एक ही गांव का होना चाहिए, दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध असंभव है। 16वें नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न के कारण देखें, क्रोध में तातारा ने क्या किया था? तो क्रोध में तातारा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी तलवार को धरती में घोंप दिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर खींचने लगा, जिससे धरती में दरार पड़ गई और वह 2 टुकड़ों में बट गई। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमारे पूरे हुए। ध्यान रखना, इस चैप्टर में आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इन्हीं प्रश्नों में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में आए। हमारा कर्तव्य बनता है
कि हमने जो कुछ इस चैप्टर में समझा, जो कुछ भी समझ में आया, उस चैप्टर से निकाल करके कुछ नए प्रश्नों को बनाना, चाहे वो समास के तौर पर हो, चाहे मुहावरे के तौर पर हो, उनको छांट करके लिखना, उनको बताना, समझाना और समझ करके अपनी कॉपी में लिखना और नए नए प्रश्नों को बना करके तैयार करना, यही एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। तो इसमें से कम 3 प्रश्न ऐसे आप अपने मन से निकालें, मन से बनाएं और ध्यान रखना सभी इस चैप्टर के एक छोटी सी समरी बनाएंगे और अपनी अपने कक्षाओं में दिखा करके और अपने अपने नंबर, अपने अपने प्रश्न इसमें से नए नए बनाएंगे, छोटी सी समरी बना करके और 5 प्रश्न उसमें से नए निकालें। ये आपका होमवर्क भी रहेगा और हमारे साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट और मिलते हैं एक नए कक्षा, नए पाठ की तरफ।